हेलो बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। इससे पहले हमने किया था भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं और भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताओं को दर्ज करने के पीछे कौन कौन से कारण हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, अर्थात केंद्र और राज्यों को शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदान की जाती हैं और वो उनका अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करते हैं। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ है कि सभी शक्तियां केंद्रीयकृत होती हैं, अर्थात केंद्र के पास होती हैं और राज्य इकाइयों को बहुत कम शक्तियां दी जाती हैं या नहीं भी दी जाती हैं। उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। कहने को तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन इसमें कुछ एकात्मक विशेषताएं भी हैं। एकात्मक विशेषताओं में सबसे पहले हम लेते हैं इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान को इसलिए भी एकात्मक कहा जाता है कि भारत में इकहरी नागरिकता है। जो अगर किसी भी राज्य में कोई नागरिक रहता है तो वो भारतीय नागरिक है, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या किसी भी राज्य का हो, उसे भारतीय नागरिक के रूप में जाना जाता है। अर्थात सभी नागरिक भारतीय नागरिक हैं। राज्य की नागरिकता जो है वो अलग से नहीं स्वीकार की गई है भारत के अंदर, तो इसलिए इसको एकात्मक विशेषता के रूप में देखा जाता है कि भारत में एकात्मक तत्व है। नंबर 2 पर केंद्र व राज्यों का एक संविधान। जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर देखने में आता है कि केंद्र और राज्यों का अलग अलग अपना संविधान होता है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में एक ही संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें कार्य करती हैं। कुछ समय पहले तक भारत में जम्मू कश्मीर का एक अलग अपना संविधान होता था, लेकिन जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर का दर्जा विशेष राज्य का खत्म कर दिया गया। अब पूरे भारत में एक ही संविधान के अनुसार कार्य किया जाता है। इसके बाद हम नंबर 3 पर करेंगे शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। ये माना जाता है कि भारत में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, अर्थात जो 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनमें शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है। इसलिए इसको संघात्मक शासन प्रणाली नहीं कहा जाता है, इसको एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाएगा। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है, क्योंकि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें लगभग सभी इकाइयों को समान शक्तियां देने की कोशिश की जाती है, लेकिन भारत में जो राज्य हैं उनको केंद्र की अपेक्षा कम शक्तियां दी गई हैं। जो राज्य सूची है उसमें कम विषय दिए गए हैं और संघ सूची में ज़्यादा विषय दिए गए हैं, और जो समवर्ती सूची है उसमें भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगर केंद्र सरकार और कोई राज्य सरकार समवर्ती सूची के एक ही विषय के ऊपर कानून बनाए तो केवल केंद्र सरकार का कानून लागू होता है, राज्य सरकार का नहीं। इसलिए यह कहा जाता है कि भारत में एकात्मक तत्व अधिक हैं, भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व ज्यादा है। नंबर 4 पर हम डिस्कस करेंगे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास।
जैसे पहले हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां हैं जो विषय 3 सूचियों में नहीं आए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में जो विषय नहीं आए हैं, जो रह गए हैं, उनके ऊपर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। इसलिए ये कहा जाता है कि भारत में एकात्मक तत्व अधिक हैं। ये भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता है। नंबर 5 पर संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि संसद राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। तो इसलिए भी ये एकात्मक तत्वों को प्रकट करती है और ये भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब संसद राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, अर्थात उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और उनके जो वर्तमान जो स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन कर सकती है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व अधिक हैं। उसके बाद नंबर 6 पर भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं में हम बात करेंगे इकहरी न्याय प्रणाली। अक्सर देखा जाता है कि जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर अलग अलग न्याय प्रणालियां बनाई गई हैं। राज्यों के लिए अलग न्याय प्रणाली है और केंद्र सत्ता या केंद्रीय सरकार के लिए अलग न्याय प्रणाली स्थापित की गई है। लेकिन भारत में इकहरी न्याय प्रणाली है, अर्थात भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसी के अधीन पूरे देश के अंदर बाकी न्यायालय काम करते हैं। उसी के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे भारत में सभी न्यायालय, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो जिला न्यायालय हो या किसी भी स्तर का कोई भी न्यायालय हो, वो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो ये एकात्मक विशेषता को प्रदर्शित करती है। उसके बाद नंबर 7 पर वित्तीय मामलों में केंद्र पर निर्भरता। भारतीय संविधान में इसको भी एकात्मक विशेषता के रूप में देखा जाता है कि जितने भी वित्तीय मामले हैं राज्यों के, उनमें राज्य केंद्र पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जब भी कोई योजना बनानी है तो वो केंद्र सरकार योजना बनाती है राज्यों के लिए भी। तो इसलिए ये माना जाता है कि पूरी तरह से केंद्रीय सत्ता के अधीन ही राज्य काम करते हैं और जितने भी वित्तीय साधन हैं वो केंद्र के द्वारा ही उपलब्ध करवाए जाते हैं सभी राज्यों को। इसलिए ये एक एकात्मक विशेषता के रूप में देखा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे संविधान संशोधन की शक्ति केंद्र के पास। यह भी एक एकात्मक विशेषता है, क्योंकि भारत के संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो वो केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास ये शक्ति नहीं है। कुछ एक विषयों को छोड़कर राज्य सरकारों से राय भी नहीं ली जाती है। संविधान संशोधन में कुछ एक विषय हैं जिनके ऊपर संविधान संशोधन में आधे राज्यों की राय ली जा सकती है, लेकिन अन्य जो सामान्य संशोधन है उनमें केंद्र सरकार राज्यों की राय लेने की कोई कोशिश नहीं करता है और ना ही इसकी जरूरत संविधान में बताई गई है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब पूरी तरह से संविधान में संशोधन करने की शक्ति केंद्र के पास है तो वह ये एक एकात्मक तत्व है। इसलिए भारतीय संविधान की इसे एकात्मक विशेषता के रूप में देखा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपातकाल में सभी शक्तियां केंद्र के पास। बच्चों,
भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था की गई है कि अगर देश के अंदर कभी कोई आपातकाल आता है तो उस वक़्त सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं और राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार उन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो अक्सर ऐसा देखने में आया है कि भारत में जो आपातकाल की शक्तियां हैं उनका प्रयोग केंद्रीय सरकार अपनी इच्छा के अनुसार करती है और संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग कई बार भारत के अंदर किया गया है। उसमें किसी भी राज्य की सरकार को भंग किया जा सकता है, चाहे वो संवैधानिक संकट को लेकर हो या किसी अन्य संकट को लेकर हो। तो राज्य अक्सर ये दोष लगाते रहे हैं कि आपातकाल में अनुच्छेद 356 का प्रयोग केंद्र सरकार मनमर्जी से करती आ रही है। तो इसे एक एकात्मक विशेषता के रूप में देखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य सूची में केंद्र का हस्तक्षेप। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि जो राज्य सूची में विषय दिए गए हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार बिना राज्यों की सहमति के भी कानून बना लेती है। बहुत से ऐसे मामले हैं और अधिकतर मामले जो हैं वो 70 और 80 के दशक के रहे हैं। अगर राज्यसभा किसी विषय को लेकर कानून पास कर दे कि इस विषय के ऊपर जो राज्य सूची का है वो उसके ऊपर कानून बनना चाहिए, तो केंद्र सरकार उसके ऊपर कानून बना सकती है। तो इससे ये जाहिर होता है कि प्रत्येक विषय के ऊपर, चाहे वो संघ सूची का हो, राज्य सूची का हो या समवर्ती सूची का हो या अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो सभी केंद्र के पास चली जाती हैं और केंद्र सरकार उनके ऊपर कानून बना सकती है। बच्चों, इन सभी बातों के आधार के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को हम अर्ध एकात्मक और अर्ध संघात्मक कह सकते हैं, क्योंकि कुछ एक विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान को संघात्मक बनाती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हमें एकात्मक तत्वों का ज्ञान कराती हैं। बहुत से ऐसे चिंतक विद्वान रहे हैं जैसे के सथानम के अनुसार नियोजन ने भारत में संघात्मक रूप को निलंबित कर दिया है और हमारे देश का शासन अनेक बातों में एकात्मक पद्धति के समान चल रहा है। ये उनका मत है। और भी बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने अपनी राय समय समय पर दी है और केंद्र और राज्यों के बीच में इन अधिकारों को लेकर, इन शक्तियों को लेकर अक्सर कई बार विवाद देखने को मिला है। कई बार कोशिश की गई कि केंद्र राज्यों के संबंधों को सामान्य बनाया जाए और शक्तियां राज्यों को दी जाए। इसके लिए एक सरकारिया आयोग भी बनाया गया था जो कि न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में बनाया गया था और उस आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें केंद्र और राज्यों के संबंधों को किस तरह से पुनरावलोकित किया जाए ये व्याख्या की गई थी। बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने इसका लाभ उठाया होगा। धन्यवाद।